डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष बीए पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 के अंतर्गत खंड 7 की इकाई 24 छायावादोत्तर एवं प्रगतिशील काव्य का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने से पहले हम इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे। तो मित्रों, इस इकाई में आप छायावादोत्तर काव्य और प्रगतिवादी काव्य का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप छायावादोत्तर और प्रगतिशील अथवा प्रगतिवादी काव्य के उदय के कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे, छायावादोत्तर काव्य और प्रगतिवाद का अभिप्राय बता सकेंगे, छायावादोत्तर काव्य और प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कर सकेंगे, छायावादोत्तर और प्रगतिवादी काव्य की शिल्पगत विशेषताएं बता सकेंगे, दोनों काव्य धाराओं के प्रतिनिधि कवियों का संक्षिप्त परिचय दे सकेंगे और दोनों काव्य धाराओं का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। मित्रों, हिंदी में ऐच्छिक पाठ्यक्रम 03 के खंड 7 की यह दूसरी इकाई और इस पाठ्यक्रम की 24वीं इकाई है। इस इकाई में आप छायावादोत्तर और प्रगतिशील काव्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की इकाई में आपने मित्रों छायावाद का अध्ययन किया है। हमने उस इकाई में आपको बताया था कि छायावाद का आरंभ 1918-20 से और पर्यवसन 1936 के आसपास माना जाता है। द्विवेदी युग के बाद उभरने वाली प्रमुख काव्यधारा छायावाद ही थी और छायावाद के बाद प्रगतिवाद। परंतु इस दौरान काव्य की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का भी उदय हुआ जिन्होंने यद्यपि स्वतंत्र काव्य आंदोलन का रूप तो धारण नहीं किया, परंतु आधुनिक हिंदी काव्यधारा को समृद्ध बनाने में उनका योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन प्रवृत्तियों का उदय मुख्य रूप से तीसरे दशक में हुआ और यह भी कह सकते हैं कि ये छायावाद और प्रगतिवाद के समानांतर प्रवाहित होती रही। इन प्रवृत्तियों का उपर्युक्त दोनों काव्यधाराओं से विरोध नहीं था, फिर भी इन्हें स्वतंत्र काव्य प्रवृत्तियों के रूप में ही पहचाना गया। इस काव्यधारा में मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां थीं: राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावना, मस्ती और प्रेम की भावना तथा हास्य व्यंग्य की भावना। इन तीनों प्रवृत्तियों ने कई महत्वपूर्ण कवि हिंदी काव्य को दिए, जिनमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, गया प्रसाद शुक्ला सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, शियाराम शरण गुप्त, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण शर्मा प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रमुख हैं। छायावाद के बाद उदित होने वाला प्रमुख काव्य आंदोलन प्रगतिवाद है। वस्तुतः प्रगतिवाद भक्ति आंदोलन के बाद पैदा होने वाला पहला अखिल भारतीय साहित्यिक आंदोलन है। 1930 के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से इस साहित्यिक आंदोलन का सीधा संबंध रहा है। इस काव्यधारा ने हिंदी काव्य को दूर तक प्रभावित किया। इसने नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री जैसे श्रेष्ठ कवि हिंदी को दिए। प्रगतिवाद के योगदान का अध्ययन भी इस इकाई में करेंगे। मित्रों, छायावादोत्तर काव्य की पृष्ठभूमि क्या है उसे हम जानते हैं। छायावाद के उत्तरकाल में उभरी इन काव्य प्रवृत्तियों का संबंध हमारे देश की तत्कालीन परिस्थितियों से है। छायावादोत्तरकालीन इन प्रवृत्तियों की उदय को हमें छायावाद के संदर्भ में देखना चाहिए। छायावाद और छायावादोत्तर काव्य। छायावाद पर विचार करते हुए हमने बताया था कि छायावाद का संबंध मध्यम वर्ग की मुक्ति की आकांक्षा से है।
मुक्ति की यही आकांक्षा तीव्र भावावेग और उदांत कल्पनाशीलता के माध्यम से छायावादी कविता बनकर साकार हुई। मुक्ति की यह आकांक्षा आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रसार का भी आधार बनी। कवि को आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रसार का भी आधार बनी। कवि को यह मुक्ति प्रकृति में दिखाई दी, इसलिए प्रकृति उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनी। राष्ट्र की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियों का बंधन, नारी की परतंत्रता भी छायावादी कवियों की स्वतंत्रता की भावना में बाधक। इसलिए उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति और नारी स्वतंत्रता का भी आह्वान किया। छायावाद की स्वाधीनता की यह आकांक्षा बाद में लगातार मुखरित होती गई। 1930 के आसपास भारत का राष्ट्रीय आंदोलन न केवल व्यापक स्तर हुआ वरन तीव्र भी हुआ। इससे जहां लोगों में राष्ट्रीय भावना और मजबूत हुई, वहीं और तीव्रता ने लोगों में भविष्य के प्रति आशा और उत्साह का संचार भी किया। जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास और उत्साह का वातावरण बना। भारत गुलाम अवश्य था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की इस लहर ने लोगों को मानसिक रूप से स्वतंत्र कर दिया था, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी का यही उत्साह, जोश और आत्मविश्वास छायावादोत्तर काव्य का आधार बना। छायावाद की वेदना, करुणा अब विलुप्त सी हो गई थी। छायावादोत्तर कालीन परिस्थितियाँ। मित्रों, छायावादोत्तर कालीन परिस्थितियाँ क्या थी? तो गांधी जी के आगमन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग की सीमाओं से बाहर निकलकर जनता के व्यापक हिस्सों को अपने में समेटने लगा। इससे लोगों को यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। एक और इस युग के कवियों ने राजनीतिक पराधीनता की समाप्ति के लिए जनता का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर देश की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को भी उजागर किया। बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन ने यह अनुभव कराया कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए इस दौर में भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को भी स्वर दिया गया। 1930 के दशक में जो नई शिक्षित युवा पीढ़ी सामने आई, उसका दृष्टिकोण ज़्यादा आधुनिक और राष्ट्रवादी था। वह पुराने जीवन मूल्यों से मुक्त था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास था। पुराने मूल्यों और रूढ़ियों के प्रति उसमें उतना भी मोह नहीं था जितना हमें छायावादी कवियों में दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन रूढ़ियों पर कवियों निर्मम प्रहार भी किए। जिंदा दिली की भावना ने उन्हें हास्य व्यंग्य की ओर भी प्रेरित किया। छायावादोत्तर काव्य का अभिप्राय। मित्रों, छायावादोत्तर काव्य का तात्पर्य है छायावाद के बाद का काव्य, परंतु यहाँ छायावादोत्तर काव्य से तात्पर्य उन काव्य प्रवृत्तियों से है जो 1930 और 1940 में लोकप्रिय हुई, परंतु जिन्होंने काव्य आंदोलन का रूप धारण नहीं किया। इस काव्य धारा में मुख्य रूप से 3 काव्य प्रवृत्तियों को परिगणित किया जाता है। एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना को व्यक्त करने वाला काव्य, दूसरी है प्रेम और मस्ती का काव्य, तीसरी है हास्य व्यंग्य का काव्य। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में कवियों ने एक और जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का आह्वान किया, तो दूसरी ओर उन्होंने देश में जो व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमता थी उसके विरोध भी आवाज उठाए। प्रेम और मस्ती का काव्य वस्तुतः जीवन के उल्लास और जोश का काव्य है। प्रेम और यौवन की प्रखरता तथा आवेश को व्यक्त करने वाली इन कविताओं में वेदना और करुणा की प्रधानता थी, जबकि इस काव्य में प्रेम की मांसलता और भावनाओं का आवेश प्रमुख रहा।
हास्य व्यंग्य की कविताओं में दोनों धाराएं हमें मिलती हैं। हास्य रस प्रधान रचनाएं भी लिखी गई और सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर तीखे प्रहार करने वाले व्यंग्य रचनाएं भी लिखी गई। मुख्य बात यह है कि इस काव्य धाराओं में कवियों ने राष्ट्रीय भावना, प्रणय भावना या सामाजिक यथार्थ जिस किसी को काव्य का विषय बनाया उसके प्रति उनका दृष्टिकोण सहज भावनात्मक ही अधिक रहा। आमतौर पर इन कवियों में वैचारिक गहनता या जीवन को देखने की सूक्ष्म दृष्टि का अभाव ही मिलता है। मुख्य बल अपने भावों के संप्रेषण पर अधिक है और उद्देश्य सामान्य पाठक तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना है। इसलिए इन कवियों ने प्रायः गीतात्मकता का सहारा लिया है और ऐसी सहज और सरल भाषा में काव्य रचा है जो आम पाठक को भी संप्रेषित हो सके। मित्रों, अब हम छायावादोत्तर काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य। छायावादोत्तर काल राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के ज्वार का काल था। इस समय स्वाधीनता के लिए संघर्ष तीव्र गति से चल रहा था। 1930 के आसपास हिंदी लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी अस्तित्व में आई जिन्होंने काव्य रचना के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में भी भाग लिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ऐसे ही कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त किया, साथ ही स्वयं भी देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया और जेल गए। इसलिए इन कवियों की राष्ट्रीय भावना की कविताओं में सच्चाई और भावावेश दोनों दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं में हमें राष्ट्र के प्रति गहरी समर्पण भावना और बलिदान की भावना देखने मिलती है। उनकी प्रख्यात कविता फूल की चाह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। फूल न सुरबाला के गहनों में गूंथना चाहता है, न प्रेमी माला में बिंधने की कामना है उसमें है। सम्राट के शव अथवा देवों के सिर पर चढ़ने की इच्छा भी उसमें नहीं है। उसकी तो एक ही कामना है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इन कवियों ने लोगों में राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना को तो व्यक्त किया ही, साथ ही उन जनता की वास्तविक दिनहीन दशा को चित्रित करते हुए उनमें जागृति लाने का प्रयास भी किया है। देश की शोचनीय दशा ने प्राय सभी कवियों की संवेदना को झकझोर दिया था। रामनरेश त्रिपाठी की कविता में इसी दशा की मार्मिक अभिव्यक्ति हमें देखने मिलती है। गदक रही सब और भूख की ज्वाला, घर घर में मांस नहीं है, नीरी सांस है, शेष अस्थि पंजर में, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का नहीं ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी, अपना और वीराना। इन कवियों ने वर्तमान की दिनहीन दशा के साथ अतीत के गौरव का प्रतिष्ठा भी की। इन कवियों ने ऐसी अनेक रचनाएं लिखी जिनमें भारत के प्राचीन वैभव का वर्णन था। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने विजयदशमी के में राम की यशोगाथा गाई। दिनकर ने पाटलिपुत्र की गंगा से तथा मगध महिमा में महात्मा गौतम के बुद्धत्व की कथा का वर्णन किया है। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय, उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में प्राचीन और मध्य वर्गीय भारतीय वीरों का यशोगान किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी रचना इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों ने राष्ट्रीय मुक्ति के लिए कविता के द्वारा क्रांति का आह्वान भी किया। दिनकर की कविता की निम्नलिखित पंक्तियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। उठ भूषण की भावारंगिनी, लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मूर्धिन यौवन की ज्वाला, जाग जाग रही क्रांति कुमारी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का स्वर इन कवियों में सर्वाधिक सशक्त
एवं ओजपूर्ण था। दिनकर की हुंकार में राष्ट्रीय क्रांति का ओजपूर्ण आह्वान है। स्वतंत्रता के संघर्ष को गतिशील एवं ताकतवर बनाने के लिए इन कवियों ने जातीय एकता पर भी बल दिया। सभी जातियों एवं संप्रदायों में एकता के बिना स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। यह इन कवियों के सामने स्पष्ट था। अंग्रेज सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पड़ जाए, जिसमें वे सफल भी रहे, परंतु इन कवियों ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। सियाराम शरण गुप्त ने कहा, हिंदू मुसलमान दोनों ही एक डाल के हैं दो फूल। यह भावना बलवती रही, परंतु वास्तविकता में यह फलीभूत न हो सकी। दूसरी प्रमुख विशेषता है प्रेम और मस्ती का काव्य। छायावादी काव्य में भी प्रणय भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली, परंतु उनका प्रेम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शरीर से अशरीर की ओर तथा लौकिक से अलौकिकता की ओर अग्रसर होता गया। जबकि छायावादोत्तर काल के इन कवियों के यहाँ प्रेम केंद्रीय शक्ति की तरह है। बच्चन ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, यदि प्रणय जगा न होता इस निशा में, सुप्त होती विश्व की संपूर्ण सत्ता। वह मरण की नींद होती जड़ भयंकर और उसका टूटता होता असंभव। प्यार से संसार सोकर जागता है, इसलिए है प्यार की जग में महत्ता। ये पंक्तियाँ बच्चन की मिलन यामिनी से ली गई हैं। डॉक्टर तारकनाथ बाली ने छायावाद और छायावादोत्तर काव्य में प्रेम के क्षेत्र में दूसरा अंतर व्यक्तिवाद का माना है। यद्यपि दोनों काव्य की मूल वृत्ति व्यक्तिनिष्ठ है, फिर भी दोनों में अंतर है। उनके अनुसार छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त होती रही है। इन्होंने प्रणय को ही साध्य के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया है। छायावादी काव्य जहाँ प्रणय को जीवन की यथार्थ विषम व्यापकता से संजोने का प्रयास करता है, वहाँ प्रेम और मस्ती का यह काव्य या तो यथार्थ से विमुख होकर प्रणय में तल्लीन दिखाई देता है, या फिर जीवन की व्यापकता को प्रणय की सीमाओं में ही खींच लाता है। नवीन जी की साकी शीर्षक कविता में यही दर्शन व्यक्त हुआ है। बच्चन की मधुबाला मधुशाला में भी यही दर्शन है। यह चांद उदित होता नभ में, कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं, कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मग्न रहो। बुलबुल तक की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। मित्रों, प्रेम और मस्ती के इस काव्य में जीवन के प्रति किसी व्यापक दृष्टि का आभास नहीं मिलता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कवियों ने जीवन में एक ऐसी प्रेम भावना की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें न आध्यात्मिक अमूर्तता हो और न ही लौकिक संकीर्णता। शराब, झांकी, मदिरालय, प्याला आदि प्रतीकों के माध्यम से इन कवियों ने एक धर्मनिरपेक्ष और जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की साकी शीर्षक कविता की पंक्तियां हम देखें तो, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में, ऐसी पिला दे कि विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, शाकी अब कैसा विलम भर भरला तन्मयता हाला। इन कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति में द्विवेदीयुगीन नैतिकता और छायावादी रहस्यात्मकता दोनों का परित्याग किया, किंतु इसका अर्थ भी नहीं है कि इन्होंने मुक्त निर्बंध भोग का समर्थन किया। इन कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए
मदिरालय से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इसलिए काव्य की इस प्रवृत्ति को हालावाद की संज्ञा भी दी गई है। मित्रों, वस्तुतः प्रेम और मस्ती का यह काव्य स्वच्छंदतावादी भावधारा का ही विस्तार है। स्वानुभूति और तीव्र भावावेग इस काव्य की विशेषता है। एक और गुण जो इस काव्य में नजर आता है वह है उल्लास और जोश का भाव। यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आगे बढ़ना और बढ़ते चले जाना, परंतु इस भाव दृष्टि की सीमा यह है कि कवियों के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवती चरण वर्मा की निम्नलिखित कविता इस भावना को सशक्त ढंग से व्यक्त करती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो चलना है, बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है हास्य व्यंग का काव्य। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति हास्य व्यंग प्रधान कविताओं की है। हास्य व्यंग के लेखन की प्रवृत्ति भारतेंदु युग में अत्यधिक प्रबल थी, परंतु द्विवेदी युग में आर्य समाजी नैतिकतावादी दृष्टिकोण का जोर होने के कारण हास्य व्यंग की धारा क्षीण सी हो गई थी। यद्यपि छायावादोत्तर युग में हास्य व्यंग की रचनाएं पर्याप्त मात्रा में हुई, परंतु महत्व की दृष्टि से उन्हें विशेष उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। इस युग के हास्य व्यंग लेखन में मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्याप्त पाखंड तथा भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। कभी कभी राजनीति को भी व्यंग का माध्यम बनाया गया है। इस तरह के काव्य में हास्य की मुखरता और व्यंग की तीव्रता स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुई है, परंतु इस युग के इस तरह के काव्य की सीमा यह है कि जीवन यथार्थ की गहरी समझ के अभाव में और व्यापक जीवन दृष्टि न होने के कारण इन कविताओं में न तो निराला के इसी दौर के काव्य में व्यक्त व्यंग जैसी गहराई आई है और न ही प्रगतिवादी दौर में रामविलास शर्मा, नागार्जुन आदि कवियों जैसी गहरी सामाजिक दृष्टि। यही कारण है कि यह काव्य हल्की सी चुटकी लेकर रह जाता है। इस युग के प्रमुख हास्य व्यंगकारों में हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, बेढक बनारसी, अन्नपूर्णानंद आदि प्रमुख हैं। मित्रों, आज हमने छायावादोत्तर काव्य की पृष्ठभूमि में छायावाद और छायावादोत्तर कालीन परिस्थितियाँ, छायावादोत्तर काव्य का अभिप्राय, छायावादोत्तर काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, प्रेम और मस्ती का काव्य, हास्य व्यंग का काव्य आदि के बारे में चर्चा की। आगे के लेक्चर में हम छायावादोत्तर काव्य की शिल्पगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः